जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस इकोनॉमिक की कक्षा में जिसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं, जिसमें हमने देखा पीछे जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्र नेशनल इनकम जो होता है वो सब, वही चैप्टर जो है हमारा वही चल रहा है। इसके अंदर जो सब चैप्टर या सब टॉपिक कहे तो जीडीपी, जीएनपी, ये सब जो है, ये सबको हमने देखा पीछे। पिछली की कक्षा में हमने देखा स्टिमुलस क्या होता है, उसके पीछे की कक्षा में देखा जो आर्थिक समस्याएं कुछ होती हैं उसको देखा, और उस समस्या का जो उस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है स्टिमुलस। अगर इंग्लिश में आपको समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश और हिंदी ज़रूर याद रखिए अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो, क्योंकि हिंदी में जो है उसका जो शब्द है थोड़ा कठिन है और एग्ज़ाम में शब्द घुमा के भी आ सकता है। अगर घुमा के आएगा तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश जो है इजी है, एक बार उसको पढ़ लिए तो एग्ज़ाम में क्या है, ज़्यादातर पेपर जो है इंग्लिश में ही बनते हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं बस। जो पिछले हमने देखा था स्टिमुलस क्या होता है, उसको हिंदी में प्रोत्साहन कह सकते हैं। जैसे उसको हम हल्का रिकैप करें, क्या देखे थे, इसको हिंदी में प्रोत्साहन कह सकते हैं। प्रोत्साहन, अब प्रोत्साहन करने के वजह आरबीआई करता है और गवर्नमेंट करती है, दोनों का अलग अलग है। आरबीआई अगर देखें तो इसमें आरबीआई पहले देख लें हम, आरबीआई और गवर्नमेंट, इन दोनों का क्या रोल है। आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को, ब्याज दर को कम कर देती है। अब इसमें जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जैसे खर्च अपना बढ़ा देती है, इसमें कर को कम कर देती है, और जो है सब्सिडी जो देती है, सब्सिडी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है। सब्सिडी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा देती है। सब्सिडी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है कैसे, जैसे ब्याज दर को अगर कम कर देंगे तो क्या होगा, निवेश और मांग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। निवेश प्लस मांग बढ़ जाएगा। आरबीआई ब्याज दर कम करती है और उसके बाद एक और करती है लिक्विडिटी, तरलता को बढ़ा देती है। तरलता कैसे बढ़ेगी, जो तरलता अगर देखें तरलता कैसे बढ़ेगी, तरलता में वृद्धि कैसे करेगी, जैसे जो उसके पास बॉन्ड रहता है, रिसीट्स रहता है, उसको बेचेगी। जब उसको बेचेगी तो लोग पैसा देकर उसको खरीदेगी। आरबीआई जो है बॉन्ड को खरीदेगी। जब बॉन्ड को खरीदेगी तो लोगों के पास पैसा जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या है, निवेश और मांग बढ़ेगी। ऑटोमेटिक निवेश और मांग बढ़ेगी। ब्याज में अगर वृद्धि करेगी तो तरलता, देखो अगर जो ब्याज में वृद्धि अगर करेगी, जो तरलता है ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी तरलता में। ब्याज को कम अगर करेगी, ब्याज को अगर, जैसे मान लीजिए आप बैंक में पैसा रख रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा तो आप इन्वेस्ट करने के बजाय बैंक में पैसा रखना ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद लगेगा, आप बैंक में पैसा रखेंगे। अगर ब्याज दर को कम कर देगा तरलता ऑटोमेटिक, तब आप बैंक में पैसा नहीं रखेंगे, आप अपने पास ही रखना ज़्यादा ठीक रखेंगे, या इन्वेस्टमेंट करना ठीक रखेंगे, या आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ब्याज दर आपको कम मिलेगा। इसलिए आरबीआई ये करती है, सरकार खर्च बढ़ा देती है, कर को कम कर देती है, सब्सिडी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा देती है। और बाकी पिछले सेशन में यही देखा था,
अब हम हमारा जो टॉपिक है उसको देखें। हमारा टॉपिक है जीएफसीएफ। जीएफसीएफ ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थिर पूंजी निर्माण। ये जो है उसका जीडीपी का, ये जीडीपी का इंडिकेटर, बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। अगर किसी देश में जीएफसीएफ अच्छा है तो जीडीपी की संभाव्यता, जो पोटेंशियल है, ये बहुत अच्छा, मतलब अच्छा इंडिकेट करता है कि मतलब संकेत देता है जीडीपी बढ़ने का, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने का। अब इसका अगर हम पॉइंट में देखें, मतलब जीएफसीएफ क्या होता है क्या नहीं, इसको हम निम्न बिंदुओं द्वारा देख सकते हैं। पहला इसमें हम देखें, पहला देखें इसमें हम रहने का घर। पहला इसमें देखिए रहने का घर, अन्य भवन और संरचनाएं स्थिर रखा है, लिखा है ना स्थिर। स्थिर जो भी आपका जो पूंजी निर्माण जो स्थिर रहे, घर स्थिर रहता है। रहने का घर, रहने का घर, अन्य भवन और संरचनाएं, इसमें रहने का घर प्लस अन्य भवन और संरचनाएं, और संरचनाएं। इसको इंग्लिश में अगर हम देखें तो ड्वेलिंग, ड्वेलिंग, अदर बिल्डिंग, अदर बिल्डिंग्स, अदर बिल्डिंग्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स। पहला हो गया रहने का घर, अन्य भवन और संरचनाएं, ड्वेलिंग, अदर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर। और उसमें दूसरा देखें, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मशीन एंड इक्विपमेंट। अब देखिए कैसे क्या है, इसे अन्य भवन और संरचनाएं, कॉमर्शियल। इसमें अन्य भवन जो रहने का घर, कॉमर्शियल जो घर है जो रेंट पे लोग देते हैं, होटल समझ लीजिए एक तरफ से, उसको कहते हैं ये। और अन्य संरचनाएं में जैसे देख सकते हैं, जैसे इसमें जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग ये है, कॉमर्शियल भी हो सकता है। इसमें स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, जैसे एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट, सड़क, रोड, सड़क हो गया, रेलवे हो गया आदि आदि, इसमें देख सकते हैं। अब दूसरा अगर देखें हम, मशीन एंड इक्विपमेंट, मशीन एंड इक्विपमेंट, उसको हिंदी में कहेंगे मशीन और उपकरण। मशीन और उपकरण, मशीन एंड इक्विपमेंट, मशीन एंड इक्विपमेंट, बायोलॉजिकल रिसोर्स। बायोलॉजिकल रिसोर्स में जैसे पशुधन आप ले सकते हैं, इसमें इसको कह सकते हैं पशुधन। पशुधन चौथे में देखें तो, चौथे में हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब इसको हिंदी में देखें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बौद्धिक संपदा, बौद्धिक
बौद्धिक संपदा। उसके बाद पांचवा देखें, पांचवा में हो जाएगा डिफेंस वेपन सिस्टम। डिफेंस वेपन डिफेंस वेपन सिस्टम, रक्षा हथियार प्रणाली, रक्षा हथियार प्रणाली जैसे टैंक, फाइटर प्लेन आदि। ऐसे इसमें टैंक हो जाएगा, फाइटर प्लेन, आदि। अब जैसे हमने देखा कि GFCF सकल स्थिर पूंजी निर्माण, जो कि GDP के इंडिकेटर में बहुत अच्छा माना जाता है इसको, ये स्थिर है। आप इसको देखिए, इसमें रहने का घर स्थिर है, भवन ये भी स्थिर है, जो स्ट्रक्चर है, संरचनाएं हैं और रहने के मतलब जो बिल्डिंग्स हैं वो भी स्थिर है, मशीन उपकरण ये भी स्थिर है। उसके बाद बायोलॉजिकल रिसोर्स पशुधन ये भी स्थिर है, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रक्षा प्रणाली, ये सब क्या है, स्थिर है। इसीलिए इसको कहते हैं GF सकल स्थिर पूंजी निर्माण। ये स्थिर है, उस स्थिर रहकर पूंजी का निर्माण करते हैं। उसके बाद इसके जो गुण हैं, इसके हम जो प्रॉफिट हैं, इसके जो लाभ हैं, इसके मतलब इसको अगर हम देखें तो इस मतलब ये क्या है, गुण क्या है इसके। पहला हम देखें तो ये उत्पादकता को बढ़ाते हैं, उसके बाद ये उत्पादन में सहयोग करते हैं, तीसरा देखें, इनमें स्थिरता का गुण होता है, स्थिर है ये है, इनमें स्थिरता का गुण होता है। उसके बाद इनकी लाइफ 1 ईयर प्लस होती है। इनकी लाइफ, चौथा देखे था, इनकी लाइफ जो है, जीवन देख लीजिए, जीवन 1 साल 1 वर्ष से अधिक होती है। एक वर्ष से अधिक होती है, क्योंकि एक देश के लिए ये चीज़ों को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। एक देश के लिए, जैसे एक देश, अगर देश का GDP ग्रोथ रेट बढ़ाना है, समृद्धि लाना है, देश को विकास करना है, तो इसको इकट्ठा करना, इस पर खर्च करना, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश के लिए। एक देश के लिए इन चीज़ों को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए स्थिर है ये, ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है। इनका जीवन काल जो है 1 साल से ज़्यादा है। कोई भी आप मशीन खरीदे, ऐसा नहीं तुरंत खराब हो जाएगा, कम से कम 1 साल तो चलेगा ही। आप भवन बना लिए 10 साल, 15 साल तक, 20 साल तक चलते हैं। आप उसके बाद जो पशुधन है, ये भी आपका मतलब आप कोई गाय या भैंस ले लीजिए पशुधन में, या मत्स्य पालन कर रहे हैं आप, कुछ भी पशुधन में आपके पास है, ऐसा नहीं है आज है कल नहीं है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, तो ये स्थिर है। उसके बाद ये बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा अगर है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए बौद्धिक संपदा पे जो आजकल AI चल रहा है, AI से अगर ले लीजिए, अगर आपके पास, क्योंकि इंसानों के बाद अब AI ही है जो इंसानों से तेज सोच सकती है। इंसानों की तरह, जैसे इंसान क्या है, अपने कॉमन सेंस से, अपने अनुभव से जो
कर सकता है वो एक मशीन नहीं कर सकती है, उसकी तुलना नहीं करना चाहिए। लेकिन जो काम मनुष्य 1 घंटे में कर सकता है वो चंद मिनटों या सेकंडों में मशीन कर सकती है, एआई कर सकती है। इसीलिए उसको कहते हैं बौद्धिक संपदा में उसको रखा गया है। उसके बाद डिफेंस है, ये डिफेंस एक देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास डिफेंस रक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है तो कोई भी देश, अगर आपका पड़ोसी है, आपसे छोटा भी है, वो भी आपको आग दिखाएगा। अगर आपके पास रक्षा प्रणाली अच्छी है तो बड़े बड़े लोग भी आपको आग दिखाने से डरेंगे। जो भी आज भारत के पास डिफेंस पावर बहुत अच्छा है, दुनिया में चौथे या 5वें नंबर पर विश्व में आता है। तो कोई भी देश एक बार आग दिखाने से पहले अगल बगल जो पड़ोसी देश हैं सोचेंगे एक बार, क्योंकि अगर हमारे पास रक्षा प्रणाली नहीं है, नहीं रहेगा तो कोई भी आके आग दिखा के चला जाएगा। अब अगर हम देखें इसके बाद, भारत में कुल जीएफसीएफ में सर्वाधिक योगदान रहने के घरों का है। भारत में पॉइंट में लिखिए, इसको नोट कर लीजिए इसको, या तो भारत में कुल जीएफसीएफ का योगदान रहने के घरों का है, रहने के घरों का है, फर्स्ट पे आएगा ये। अब अगर सेकंड में देखें, सेकंड में आ जाएगा मशीन एंड इक्विपमेंट, मशीन एंड इक्विपमेंट, मशीन एंड उपकरण। अब अगर इसको देखें आगे क्या है, जीडीपी में कैसे क्या है, जीडीपी गैप में मतलब ये कैसे रोल निभाता है, इसमें देखेंगे। किसी राष्ट्र में जितना अधिक जीएफसीएफ होगा उतना ही उस राष्ट्र का जीडीपी की संभाव्यता होगी। किसी राष्ट्र में, किसी राष्ट्र या देश में जितना अधिक जीएफसीएफ होगा उस देश की जीडीपी संभाव्यता, पोटेंशियल संभाव्यता, उस देश की जीडीपी संभाव्यता उतनी ही अधिक होगी, आएगा। क्या है, देखिए इकोनॉमी क्या है, जो अभी देखा सब कुछ हमारे सामने होता है, बस हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते हैं। जब भी इकोनॉमी पढ़ें, अर्थव्यवस्था पढ़ें, उसको अपने ऊपर या अपने दैनिक दिनचर्या में उसको ज़रूर अप्लाई करिए। आपको देखिए इतना अच्छा समझ में आएगा अगर आप अप्लाई करेंगे। मतलब सोचोगे मतलब इतना इजी कैसे है ये, उतना कहने में और करने में थोड़ा डिफरेंस तो है, कि मतलब जितना आसानी से हम कह रहे हैं कि मतलब अप्लाई करिए और कितना इजी है। इजी कहने मतलब इजी का मतलब ये नहीं है कि मतलब एकदम हलवा है बस आके पढ़ लिए, क्योंकि क्या है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी तो नहीं, ज्योग्राफी भी थोड़ा, पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपको बहुत आसान लगेगा पढ़ने में। लेकिन इसमें आओगे थोड़ा बहुत आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है इकोनॉमी। जब तक आप सोचना नहीं सीखेंगे, एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। कंपटीशन के नज़रिए से अगर देखें, सोचो, कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसको सोचो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो आगे हम देखेंगे आई कोर मतलब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है,
उससे क्या क्या लाभ होते हैं, उसका मतलब उसका क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में, उसको देखेंगे। तब तक आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अगले सेशन में।